बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहसत मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम इबादत अंजाम देते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है हमारी इबादत की कबूलियत का दारोमदार हमारे मामलात पर है। अगर मामलात शरीयत के मुताबिक हैं तो इबादत भी कबूल होंगी। और मामलात के शरीयत के मुताबिक होने के लिए सबसे अहम क्या है? नियतों की दुरुस्तगी के बाद एक अहम उसूल है फिकुल मामलात, यानी दीन के जो मामलात के अहकामात हैं उसमें एक बहुत बड़ा उसूल है जिसके बगैर शरीयत हमारी रहनुमाई भी नहीं कर सकती, शरीयत हमारी मदद भी नहीं कर सकती, और हमारा मसला चाहे जितना गंभीर हो जाए वो हल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने उसको तयन कर लिया, उस मसले पर अमल कर लिया, तो आपके मामलात का दीन महफूज रहेगा और आपको शरीयत में रहनुमाई मिल सकेगी। वो क्या है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अपनी हैसियत को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर रोल। देखें, वैसे एक मुहावरा भी है कि हर आदमी दुनिया में डिफरेंट रोल अदा करने के लिए आया। अब शरीयत भी कहती है कि आप जो भी मामला कर रहे हैं उसमें आपका रोल क्या है। अगर आप अपने दोस्त के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो आप एज अ पार्टनर कर रहे हैं, या आप उसके साथ एम्प्लॉय के तौर पर कर रहे हैं, या इन्वेस्टर के तौर पर कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं, अपने वालिद साहब अपने भाइयों के साथ मामला कर रहे हैं, तो उसमें भी आप देखें कि आप इन्वेस्टर हैं, उनके मुआविन हैं, उनके साथ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर हैं, या आप उनके साथ एम्प्लॉय हैं। क्योंकि हर चीज के, हर रोल के अपने स्पेसिफिक राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती है। शरीयत कहती है कि अपने जिम्मेदारियां अदा करो और अपने हुकूक हासिल करो। अब जब तक आपका रोल वाज़ेह नहीं होगा, आप 10 साल से अपने वालिद साहब के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन यही नहीं मालूम कि आप इन्वेस्टर हैं या आप पार्टनर हैं। पार्टनरशिप में आप प्रॉफिट एंड लॉस के हकदार होंगे, लेकिन क्या आप उनके साथ एम्प्लॉय हैं, उन्होंने आपको मुलाजिम रखा हुआ है, तो आपको फिक्स सैलरी मिलेगी, कमीशन मिल सकता है, लेकिन आपकी उसमें इक्विटी पार्टनरशिप नहीं होगी। यानी उनके इंतकाल के बाद आप उसमें विरासत में सब भाइयों के साथ बराबर शरीक होंगे। लेकिन अगर आप पार्टनर हैं तो आप अपनी पार्टनरशिप के हद तक आप खुद उसके मालिक होंगे, बकिया विरासत में तकसीम होगा। कितना डिफरेंस है। इसी तरह अगर आप जो है वो दोस्तों के साथ मिलकर कारोबार कर रहे हैं तो उसमें तय होना जरूरी है कि आप पार्टनर हैं। अगर आप पार्टनर हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के हकदार हैं, प्रॉफिट शेयरिंग होगी आपसे, लेकिन आपको फिर फिक्स सैलरी नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप सैलरी लेना चाह रहे हैं तो फिर आप उनके एम्प्लॉय होंगे, आप पार्टनर नहीं होंगे। अब बहुत से लोग प्रॉफिट एंड लॉस भी ले रहे होते हैं और फिक्स सैलरी भी ले रहे होते हैं। अब उसके लिए उनको एक रोल के अंदर ये काम नहीं हो सकता, 2 रोल ले रहे हैं कि पार्टनर भी हों और उसके साथ साथ कोई एडिशनल जिम्मेदारी लेकर कोई जॉब भी कर ले उस इदारे में, तो उनको सैलरी भी मिल सकती है, लेकिन उसको शरिया के मुताबिक करना होगा। अब इसी तरह अगर हम देखें कि हम ये जो रोल्स होते हैं, ये इनकी आइडेंटिफिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जिस रोल में हैं उस रोल में आपके ऊपर शरीयत अहकामात लगेंगे। इसको इतना इम्पोर्टेंस दी गई शरीयत में कि जिस वक्त आप जिस रोल में हैं उसके अहकामात लगेंगे, और अगर आपका रोल एट द पॉइंट ऑफ टाइम में चेंज हो गया तो आपके अहकामात भी बदल जाएंगे। मैं मिसाल के तौर पर 2 आदमी हैं और वो एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक चीज परचेज कर रहे हैं उधार पर और किस्तों पे खरीदारी कर रहे हैं मिसाल के तौर पर। तो जिस वक्त ये ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही है, वो इनकी दुकान पे खड़े हुए हैं, उस वक्त इनका जो आपस का रिलेशन है वो बायर एंड सेलर का है। उस वक्त शरीयत ने इजाजत दी है कि आप इनको डिफरेंट ऑप्शन भी दे सकते हैं और मुद्दत के मुकाबले में आप कीमत में इजाफा भी कर सकते हैं। आप इनको बता सकते हैं कि भाई अगर 6 महीने की किस्तों पर आप ये चीज हासिल कर रहे हैं तो इसकी कीमत मिसाल के तौर पर 60,000 है, और अगर आप 8 महीने की किस्तों पे ले रहे हैं तो इसकी कीमत 8,000 रुपए है। तो 6,000 और 8,000 का डिफरेंस समझ में आता है और ये जायज भी है। और आप कोई एक ऑप्शन पे ऑप्ट कर सकते हैं कि ठीक है, आई गो फॉर 8 मंथ्स कि मैं 8 मंथ्स में इंशाल्लाह आपको पे करूंगा और 8,000 अदा करूंगा। लेकिन जब ये सेल परचेज हो गई और वो चीज लेके चले गए, अब यहाँ पर उनके दरमियान रिश्ता बायर एंड सेलर का नहीं हुआ, बल्कि उनके जिम्मे में चूंकि इसकी कीमत आ गई है तो अब बायर जो है वो मकरूज हो गया और जो सेलर है, जो बेचने वाला है, वो कर्ज खा हो गया। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप बोरोवर एंड क्रेडिटर का हो गया।
अब अगर ये कुछ महीने बाद आके कहते हैं कि भाई मैं आपको वक्त पे किस्त अदा नहीं कर सकता, अब आप जो है मुझे मजीद मोहलत दे दें और आप इसी फॉर्मूले को अपना लें कि आपने 6 महीने पर 6,000 की किस्त बात की थी और 8 महीने पर 8,000 की थी, तो आप ऐसा करते हैं मैं 10 महीने में आपको अदा करूंगा और आप इसकी 10,000 रुपए इसकी कीमत कर दें, तो ये सरासर सूद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब ये उनके जिम्मे उधार है और उधार पे इजाफी रकम लेना सूद हो गया। तो आपने देखा कि एक मौके पर एक साहब के लिए जायज था कि कीमत में इजाफा करना, लेकिन जब उनका रोल बदल गया तो अब उनके लिए कीमत में इजाफा करना नाजायज हो गया। तो जैसे रोल होते हैं वैसे ही उसके लिहाज से रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है, जैसे ही आपका किरदार होगा उसके लिहाज से आपकी जिम्मेदारी होती है। शौहर की जिम्मेदारियां अलग हैं, बीवी की जिम्मेदारियां अलग हैं, हुक्मरान की जिम्मेदारियां अलग हैं, अवाम की जिम्मेदारियां अलग हैं। तो हर एक की जिम्मेदारियां फुकाए किराम ने शरीयत की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में तय की हैं। तो जब भी आप माली मामला करें तो उसको जरूर तय करें कि मेरी हैसियत इस वक्त क्या है। इसके जरिए आपके सारे माली मामला दुरुस्त हो सकते हैं। इसीलिए कुरान करीम की सबसे तवील आयत जो है वो डॉक्यूमेंटेशन पे है कि लिखो कि तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या है। आज हर शख्स जो है अपनी हुकूक मांगने पे लगा हुआ है लेकिन अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की तरबियत की, खुसूसन अंसार की तरबियत की कि तुम पर लोगों को तरजीह दी जा रही हो तो तुम अपने हुकूक, अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहना और अपने हुकूक मुझसे आकर हौज़ कौसर पे ले लेना। तो ये तरबियत की कि पहले अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करो, फिर उसके बाद अपने राइट्स को डिमांड करो। आज एक तो अव्वल अपनी हैसियत और अपनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोल ना होने की वजह से लोगों को अपने राइट्स नहीं पता होते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता नहीं होती, और फिर जो भी अपने जहन में एक परसेप्शन बना होता है अपने राइट्स का वो मांगते रहते हैं। इसी वजह से फैमिली में डिस्प्यूट आते हैं कि रोल्स मालूम नहीं होते। अब उसके बाद जब मुफ्तियान इकराम के पास भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप में से कौन किस रोल में अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा था। अब वो चूंकि तय नहीं हुई होती और बरसाहा बरस गुजर जाते हैं, मामलात करते हुए नई नस्ल आ जाती है, अब वो जहनों से महव भी हो जाता है, तो फिर उस वक्त मुफ्तियान इकराम भी मदद नहीं कर पाते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी माली मामला करें तो उसको डॉक्यूमेंट करें और अपनी हैसियत तय करें और उस हैसियत को बिल्कुल शफाफ ट्रांसपेरेंट वे में लिखें ताकि हमारे मामलात में तनाज़ा ना हो। देखिए डिस्प्यूट से बचना ये शरीयत में बहुत ज़रूरी है। शरीयत ने सूद को, गरर को, क़िमार को इसलिए मना किया कि ये झगड़ों की तरफ ले जाते हैं, और शरीयत ने बहुत से अहकामात को सिर्फ इसलिए मना किया कि ये झगड़ों की तरफ ना चले जाए। तो शरीयत में झगड़ा इंतहाई नापसंदीदा है। तो इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर बंदे की तायीन हो जाए क्या उसका क्या किरदार है, और इसको मोहब्बत के खिलाफ ना समझा जाए कि आज मैं अपने बेटे को लेके आया हूँ और मैं इसको पार्टनर बना रहा हूँ या इसकी एम्प्लॉयमेंट, इसको तो मैं काम सिखा रहा हूँ। नहीं, ये मोहब्बत को बाकी रखने का शरीयत ने हमें जो उसूल दिया है वो क्या दिया है, ताशरू कल इख्वान तामलू कल अजानिब, कि रहो तो भाइयों की तरह लेकिन मामला करो अजनबियों की तरह, लाइक यू आर स्ट्रेंजर्स। जैसे अजनबी से मामला बिल्कुल क्लियर किया जाता है, इसी तरह अपनों से अगर मोहब्बत बाकी रखनी है तो मामला भी बिल्कुल अजनबियों की तरह करके रखना होगा। यही शरीयत का तकाजा है और यही अक्लमंदी का तकाजा है।